वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सामाजिक तथ्यों के बारे में देखा कि सामाजिक तथ्य क्या हैं, सामाजिक तथ्यों की विशेषता क्या है। तो मैं जानता हूं कि सामाजिक तथ्य और सामाजिक विशेषता आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। तो अब अगला हमारा जो आज का जो टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है। तो इस संदर्भ में आज हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खिम, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि इमाइल दुर्खिम हमेशा समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं व्यक्ति की तुलना में। जहाँ व्यक्ति और समाज की बात आती है तो वो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं कि बिना समाज के अस्तित्व के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक समाज है, जब तक व्यक्ति है। तो यहाँ हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन की जहाँ बात करें तो एक बात हम और स्पष्ट यहाँ कर दें कि इमाइल दुर्खिम वो व्यक्ति थे जो समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे और उनका ये मानना था कि समाज शास्त्र की एक ऐसी विषय वस्तु हो जो विषय वस्तु अन्य किसी सामाजिक विज्ञान की नहीं हो, और जो उस विषय वस्तु का जो अध्ययन किया जाए वह वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाए। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज शास्त्र का भी उसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाए, जिससे हमारा समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कुछ अलग हटकर कह सकते हैं कि दिखे। तो यहाँ जब वो अवलोकन की बात आती है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन कैसे किया जाए, उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे देखा जाए, तो उसके कुछ नियमों की बात इमाइल दुर्खिम कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इमाइल दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्यों के बारे में बात की, उनको समझने के बारे में बात की, उनको देखने के बारे में बात की, तो वे इसका उल्लेख अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम, जो एक महत्वपूर्ण कृति इनकी मानी जाती है, उसके दूसरे अध्याय में उन नियमों का इन्होंने उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, उन्हें देखा एवं समझा जाता है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए दुर्खिम का कहना है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देता है। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र का भी एक प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनका अध्ययन करना चाहिए। वे मानते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है, जिन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ जो अध्ययन करता है या जो वैज्ञानिक है बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है। उसका कारण ये है कि वे जो घटना हैं, वे जो वस्तु हैं, वो निर्जीव हैं। उनके साथ में किसी भी वैज्ञानिक का, किसी भी अध्ययनकर्ता का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वहाँ वो पूर्वाग्रहों से बिल्कुल अलग होता है। दुर्खिम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन एक वैज्ञानिक करता है, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करें। सामाजिक घटनाओं को एक निष्पक्ष रहकर हम अध्ययन करें। हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो उसके प्रति धारणा है,
हम उनको एक तरफ रखकर अध्ययन करें, जिससे हमारा अध्ययन निष्पक्ष, सटीक और वैश्विक हो सके। तो इसके लिए उन्होंने 4 नियमों की बात कही है कि सामाजिक तथ्यों का हम अवलोकन किस तरीके से करें, उसको किस तरीके से देखें, उनको किस तरीके से समझें। तो पहला बिंदु है, पहला नियम वो बताते हैं कि सामाजिक तथ्य को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह माना जाता है, या हम कह सकते हैं दुर्खिम का यह मानना है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। दुर्खिम वस्तु और विचार में यहाँ भेद करते हैं। वह कहते हैं वस्तु एक प्रत्यक्ष वस्तु है, प्रत्यक्ष है, एक मूर्त है, एक आकार वाली है। वहीं विचार एक अमूर्त है, अप्रत्यक्ष है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसका कोई रूप और आकार नहीं है। उनका मानना है कि जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उनकी वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणा हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधा पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में जो पूर्व धारणा बन जाती है कि अमुक समाज ऐसा है, अमुक जाति इस प्रकार की है, अमुक धर्म उस प्रकार का है, तो वो वैश्विक अध्ययन करने में बाधा पैदा करता है, क्योंकि इससे उसके दिमाग में उसके प्रति पूर्व धारणा एक बन चुकी है और वो उनसे बाहर नहीं जा सकता है। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को भी भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझा जाए, क्योंकि वस्तु स्वतः प्रकट होती है। वे हमारे सामने स्वयं अपने कह सकते हैं कि स्वरूप को प्रकट करती हैं। हमारी भावनाएं तथा पूर्ण धारणाएं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हैं। इसलिए सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुर्खिम कहते हैं कि उन्हें वस्तुओं के रूप में समझा जाए, वस्तुओं के रूप में माना जाए और उसके बाद उनका अध्ययन किया जाए। वे कहते हैं कि वस्तु वह सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है। एक वस्तु की वह विशेषता रखता है। वस्तु एक वैश्विक तथ्य है। जो सामाजिक घटनाएं वस्तुएं हैं, सामाजिक घटनाओं को वस्तुओं के रूप में तभी समझा जा सकता है जब हम उन्हें मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पृथक समझें। सामाजिक तथ्यों में यह गुण पाया जाता है। उसका कारण ये है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं व्यक्तिगत चेतना के फल नहीं होते। वे व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं, व्यक्ति के नियंत्रण से ऊपर हैं। वह व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। वस्तुओं की भांति सामाजिक तथ्यों में भी हम अपनी इच्छानुसार संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा इमाइल दुर्खिम मानते हैं कि हम वस्तु उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत चेतना से निर्मित नहीं होते, वह एक सामूहिक चेतना से निर्मित होते हैं। इसलिए हम उस सामाजिक तथ्य में जिसको हमने वस्तु के रूप में माना है, उसमें हमारे विचार, हमारी रुचि, हमारी अरुचि को हम उसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी चेतना से परे हैं। ऐसा दुर्खिम का मानना है। और इसी क्रम में वह सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के दूसरे नियम की जब बात करते हैं तो वे कहते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता के मन में जो
किसी घटना के प्रति, किसी समस्या के प्रति, किसी समाज के प्रति जो पूर्व मान्यता हैं उनको मन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म के बारे में या किसी घटना के बारे में, किसी समस्या के बारे में पूर्व धारणाएं बनी रहेंगी, पूर्वाग्रह बने रहेंगे, तो हम जब तथ्यों का संकलन करेंगे तो वो हमारे तथ्य संकलन में बाधा उत्पन्न करेंगे। हम उन्हीं तथ्यों को संकलित करेंगे जो हमारे मनोकूल हैं, क्योंकि वो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई अनुसंधान करता, किसी भी शोध कार्य को करता है, तो वो जो निष्कर्ष है वह कभी हम कह सकते हैं कि सटीक नहीं होता, सही नहीं होता, सत्य नहीं निकलता। तो दुर्खी में यहाँ कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं या कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में जो रखते हैं उन्हें निकाल दें, उनको त्याग दें और केवल वैज्ञानिक मान्यता को ही हम महत्व दें। उनका कहना है कि वैज्ञानिक अवलोकन में भावात्मक लगाव एक बाधा है। वैज्ञानिक अवलोकन में उनका मानना क्या है कि भावात्मक लगाव जो हमारे मन में होता है किसी के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी समस्या के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, जो हमारा भावात्मक जो लगाव है वो वैज्ञानिक अध्ययन में एक बाधा पैदा करता है। वे मानते हैं कि जिन विषयों से हमारा लगाव होता है उनके विरुद्ध हम कुछ भी देखना या सुनना पसंद नहीं करते। हम जिस व्यक्ति के बारे में, जिस समाज के बारे में, जिस जाति के बारे में, यानी हम कह सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, तो उसके प्रति हम उसकी बुराइयों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें हमको कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और जिस जाति या धर्म, किसी घटना, किसी समस्या को हम नापसंद करते हैं तो उसमें भले ही 50 उसमें अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो अच्छाई हमको दिखाई नहीं देती है। इसीलिए दुर्खी मियाँ यह मानते हैं कि किसी का हम सामाजिक घटना का जब अध्ययन करें तो हमारे मन में उसके प्रति जो भी हमारी पूर्व मान्यता हैं, पूर्व धारणा हैं, पूर्वाग्रह हैं, हम उनको निकाल दें और उसके बाद हम अध्ययन का कार्य शुरू करें। यह सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का दूसरा नियम है। इसके बाद अवलोकन के कह सकते हैं अवलोकन के तीसरे नियम के बारे में वह कहते हैं कि हम जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो जो इकाइयाँ उपयोग में आ रही हैं उन सब इकाइयों को, उस सभी विषय वस्तु को परिभाषित कर दें, उसको स्पष्ट कर दें, जिससे हमारे जो अन्वेषक जो होंगे, जो तथ्य संकलन के लिए फील्ड में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो वो सही जानकारी ही एकत्र करके लाएंगे, संकलन करके लाएंगे, वहाँ उनको कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। तो ये तीसरे नियम की वो बात करते हैं कि अध्ययन कार्य से पहले विषय वस्तु को परिभाषित कर लिया जाए। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण करना ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसकी अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। वे लिखते हैं कि समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। यह समस्त प्रमाणों तथा पुनर्परीक्षाओं की सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक परिहार्य दशा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको पूर्व में परिभाषित कर दें, उसकी व्याख्या कर दें, उसकी परिभाषा स्पष्ट कर दें, जिस प्रकार से मान लो हमारे अध्ययन के अंतर्गत कोई ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र आता है, तो नगर या ग्राम हम किसको मान के चल रहे हैं उसको पहले हमको स्पष्ट करना चाहिए, उसको पहले हमको परिभाषित करना चाहिए कि नगर है तो नगर क्या है।
चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हमने परिभाषित किया है, चाहे जीवन स्तर के आधार पर हमने परिभाषित किया है, चाहे हमने वो व्यवसाय के आधार पर परिभाषित किया है, कुल मिला के उसको हम स्पष्ट कर दें कि नगर अमुक विशेषता रखने वाला है, गांव अमुक विशेषता रखने वाला है, जिससे हमारे अन्वेषकों को कोई भ्रम पैदा नहीं हो। इसके बाद एक चौथा और अंतिम नियम की वो बात करते हैं, और वो नियम है कि व्यक्तिक एवं सामाजिक तथ्यों की पृथकता। चौथा और अंतिम नियम, जहाँ तक दुर्खिम की बात है, दुर्खिम का कहना है, वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक कर देना चाहिए। वे मानते हैं कि जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को कह सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान नहीं देना चाहिए। यहाँ दुर्खिम ये मानते हैं कि जब हम किसी घटना का अध्ययन करें, किसी समस्या का अध्ययन करें, उसका अवलोकन करें, तो हम अपनी व्यक्तिगत हमारी मान्यताएं और एक सामाजिक मान्यता, उनमें भेद करें। क्योंकि व्यक्तिगत मान्यता जो है वह हमारी व्यक्तिगत मान्यता है, वह सामाजिक मान्यताओं पर लागू नहीं होती, चाहे हम उसे पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते। क्योंकि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह सामूहिक चेतना के द्वारा जन्मित होते हैं, सामूहिक चेतना के द्वारा निर्मित होते हैं। इसीलिए वहाँ हमारी रुचि, अरुचि, पसंद, नापसंद वहाँ पर लागू नहीं होती। तो ये चौथा सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का नियम है कि जब भी हम किसी घटना का अध्ययन करें, किसी समस्या का अध्ययन करें, तो हम अपनी व्यक्तिगत रुचि, अरुचि को, यानी सामाजिक तथ्यों से, या हम कह सकते हैं कि सामूहिक जो प्रतिनिधान हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथा परंपरा हैं, उनसे भिन्न रखें। कोई किसी समाज में कोई रीति है, मान लो कोई प्रथा है, तो हम उसको एक वस्तु के रूप में ही देखें, एक प्रथा के रूप में देखें। हम इस रूप में देखें कि यह सामूहिक एक प्रतिनिधान है, ये सामूहिक विचारों के माध्यम से बनी हुई है, और ये सामूहिक विचारों के माध्यम से बनी हुई जो प्रथा है, इस समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर रही है। वो इनके व्यवहार को उस समाज के अनुरूप करने को बाध्य करते हैं। तो वहाँ व्यक्तिगत हमारी रुचि और अरुचि कोई मायने नहीं रखती। यह देखकर, यह सोचकर हमको किसी भी घटना का अध्ययन करना चाहिए। यह हमारे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।